अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो के अंदर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट का 2022 का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी जो पोर्शन है फ़िज़िक्स और बायो और इंग्लिश और उसके बाद रह गई लॉजिकल रीजनिंग, वो आपके साथ बाकी की वीडियोस के अंदर शेयर की जाएगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम केमिस्ट्री का जो पूरा की पूरा पोर्शन है इसको कवर अप कर लें। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स के और तमाम चैप्टर वाइज MCQs के सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएंगे। और आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप जब एकेडमीज़ जाते हो तो यही MCQs आपको दिए जाते हैं और आपसे इसकी पेमेंट भी ली जाती है। सो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए और आपका लाइक चाहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले के MCQs बाकी के सब्जेक्ट्स के थे, तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन इस वीडियो के लिए चूज़ किया। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन फॉर्म द डैश। अब कहता है कि अगर आयोडीन का मॉलिक्यूल है तो ये कौन से टाइप के क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवेलेंट, आयोनिक और फिर मेटालिक क्रिस्टल। तो आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है आयोडीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारे पास जो आयोडीन है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इसकी बाकी की एग्जांपल्स भी पढ़ी होंगी, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना सल्फ़र के अबाउट। जो सल्फ़र है S8 आयोडीन, उसके बाद सल्फ़र S8 की फॉर्म में। इसी तरह आपके पास फॉस्फोरस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखें कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, एक आपके पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो पोलर के अंदर आप लोग पढ़ते हो ना आइस के अबाउट, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो शुगर के अबाउट। तो ये हमारे पास एग्जांपल किस चीज़ के, दीज आर पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। नॉन पोलर के अंदर आपको मैंने बता दिया आयोडीन, S8, सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह मेटेलिक की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह आप लोग मेटल के अबाउट पढ़ते हो, जैसे हमारे पास सोडियम है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पे कॉपर है, जहाँ पे जिंक है, ठीक है, मेटल्स है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये मेटालिक क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब आयोनिक क्रिस्टल जैसे नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयंस है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना सोडियम क्लोराइड के अबाउट पढ़ते हो, आप मैग्नीशियम क्लोराइड के अबाउट पढ़ते हो। सो ये जो क्रिस्टल्स बनाते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर आयोनिक क्रिस्टल्स। और फिर हमारे पास रह गए कोवेलेंट क्रिस्टल। तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स आप लोग पढ़ते हो, इसकी फिर फर्दर जो है तो दो टाइप्स होती हैं, जैसे कोवेलेंट क्रिस्टल COVALNT कोवेलेंट क्रिस्टल्स। इसमें फिर आप लोग आगे फर्दर दो टाइप्स पढ़ते हो। एक आपके पास जो गेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब लार्ज जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जेंट या गेंट पढ़ते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो ना डायमंड, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। इसी तरह आप लोग पढ़ते हो सिलिकॉन कार्बाइड के अबाउट, SiC सिलिकॉन कार्बाइड के अबाउट आप पढ़ते हो। सो दीज आर द गेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर इनका होता है, नॉन मॉलिक्यूलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एक होता है सेपरेट लेयर की फॉर्म में, सेपरेट लेयर की फॉर्म में जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ग्रेफाइट के अबाउट, ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि लेयरिंग होती है, ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स होती हैं इस तरह, और ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होती हैं इस तरह। यहाँ पे इनके बीच में क्या होती हैं, बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होते हैं। तो एनीवेज ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया 129 का। यहाँ पे राइट ऑप्शन हम लोगों ने लगा लिया कि दैट इज द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 130। व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब ड्यू टू। अब कहता है कि आपके पास दो आइस की क्यूब्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एक आइस का क्यूब है, ये आपके पास दूसरा आइस का क्यूब। आप दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक है। जैसे एक दूसरे के ऊपर रखोगे, एक दूसरे को प्रेस करो, कहते हैं एक दूसरे के साथ मिल क्यों जाती हैं। तो मिलने की वजह यह है कि याद रखें कि वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, सॉरी आइस के अंदर क्या है, वाटर है,
और वाटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पहली बात यह है कि ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके अगर क्लोज विसिनिटी में एक और वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, एक और वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो डॉटेड लाइन के साथ बॉन्ड होता है इसको क्या कहते हो, दैट इज़ कौन सा बॉन्ड, दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो जब कभी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम के साथ ड्यू टू देयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन ये है कि जब हमारे पास दो आइस की क्यूब्स हैं उसको हम दूसरे के ऊपर रख के उसको प्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो यूनाइट हो जाते हैं, एक बन जाता है, तो उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 131 हमारे पास है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन दिस नाइट्रोजन कह रहा है कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इससे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वी आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमोनिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी जो है ये भी इवॉल्व हो रही है। तो मतलब इसका मतलब ये है अगर हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे है तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगा, दैट वुड बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। और ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसमें हम इम्यूनी की सिंथेसिस करते हैं, और केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस, क्या कहते हैं, हैबर्स प्रोसेस। इसमें आप लोगों ने ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, ठीक है, ली चैटलर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसी की ये क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम इम्यूनी की सिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वी कैन मैक्सिमाइज का मतलब इंक्रीज़ करना, कि अगर हम लोगों को यील्ड इंक्रीज़ करनी, यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है इमोनिया, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इमोनिया बन रहा है, अगर हम इसकी यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, हम चाहें कि जी इसका जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास इमोनिया के ज़्यादा बढ़ते जाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो वहाँ पे पीछे क्या हीट ज़्यादा होगी, हीट वापस इसको ले आएगा, तो इम्यूनिया की सिंथेसिस तो नहीं होगी। नेक्स्ट डिक्रीजिंग द प्रेशर, आपने अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया, रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने मोल्स हैं, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स हैं, पीछे आपके पास 2 मोल्स हैं। अगर आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया, तो फिर भी ये बैकवर्ड मूव करेगा, फिर तो आप फिर भी आपके पास इम्यूनिया की फॉर्मेशन नहीं होगी। बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल्स, आप वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो इनिशियल जो मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं। बाय कंटिन्यूसली विदड्रॉइंग इमोनिया आफ्टर इंटरवल, अब जो इमोनिया मॉलिक्यूल है ये बन रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम होता है। जब इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच रहा होता है तो उस जगह पे आपने क्या करना है, इमोनिया जो है इसको बार बार रिमूव करना है। जितना ज़्यादा इमोनिया रिमूव करोगे उतना ज़्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मजीद एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, इमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बाय कंटिन्यूस विथड्रॉल ऑफ इमोनिया आफ्टर इंटरवल, के टाइम गुजरने के साथ साथ आपने क्या करना है, जो इमोनिया बन रहा है उसको रिमूव करना है, और इसकी मदद से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इमोनिया जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, द हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर इन हैबर प्रोसेस इज़ यूज फॉर डैश। अब हैबर प्रोसेस क्या होता है आपको मैंने ऊपर बता दिया है। हैबर प्रोसेस में क्या हमारे पास यही तो चीज़ होती है कि नाइट्रोजन है, इसको आपने हाइड्रोजन के साथ गैस के साथ रिएक्ट कराया, इससे आपके पास क्या बन गया, यू गॉट द फॉर्मेशन ऑफ इमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंथैल्पी है दैट इज़ नेगेटिव -92.46 किलोजॉल पर मोल, इतनी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रिलीज़ होती है जब हमारे पास इमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आप कहते हैं इसमें हाई प्रेशर आप क्यों लगा रहे हो, हाई प्रेशर इसलिए लगाते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या है 1 + 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या मोल्स हैं, ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है। अभी अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे इसके ऊपर, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, उस साइड पे, ताकि इस इफ़ेक्ट को कम कर सके। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अबाउट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, कि आप लोग पढ़ते हो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट आप चेंज करते, आपने प्रेशर चेंज किया, आपने टेम्परेचर चेंज किया, इक्विलिब्रियम पहले से एस्टेब्लिश्ड है, आपने प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम वगैरह चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, तो ये सिस्टम क्या करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि उस चेंज को नोलिफाई करे, उसको कम करे, और दोबारा से इक्विलिब्रियम उसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाए।
तो अब अगर यहाँ पे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या करेगा, इट वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये इंक्रीज होगा। तो बेटर यील्ड, लोअर यील्ड, लो रेट, कॉस्ट डिक्रीज। सो बेटर यील्ड का मतलब ये क्या है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि अमोनिया इसकी फॉर्मेशन होगी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। 133 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेंड अर्लियर। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी मदद से आप इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको जल्दी अटेंड कर सकते हो? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या फिर कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट वो स्पीशी है जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हो तो उसका स्पीड क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमारे पास जल्दी अचीव होगा विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। और इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर आप इसको ऐड कर दोगे टाइम जो है आपका बच जाएगा और दोबारा से एंड पे कैटलिस्ट क्या कर देगा, रीजनरेट कर जाएगा। 134 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन की यूज़ कौन सी नहीं है? यूज़ फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, बिल्कुल ये है, ठीक है। जब हम पीएच मीटर कैलिब्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये हायर स्टडीज़ के ऊपर आप लोग जाके पढ़ोगे कैलिब्रेशन के अबाउट, ठीक है। उसके बाद यूज़ फॉर द प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यस, इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर पीएच होती है तब आप बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को लैब के अंदर बहुत सारे लाइक सांप वगैरह होते हैं, ये सारे कुछ स्पेसिमेन हैं जो आपको दिखाए जाते हैं एज अ मॉडल, उनको क्या किया होता है, प्रिजर्व किया होता है। मेंटेन द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड, तो ये भी ठीक बात है। प्रिडिक्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन के अबाउट ये कहाँ पे बता सकते हैं, ये तो इसका काम ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, बाकी तीन इसके काम हैं। व्हाट इज़ द इनकरेक्ट अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब आपके पास रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ने रिएक्ट किया, अब ये क्या करेंगे, एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पहाड़ है, इसको क्या कहते हो, दैट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, या इसको क्या कहते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब अगर इनके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये इस तरह ऊपर चढ़ के इधर आएँ और यहाँ से नीचे गिरे, तब जाके कन्वर्ट होंगे किधर, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर इनके पास एनर्जी नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, तब क्या होगा, ये आगे जाके मूव नहीं कर सकेंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। एनीवेज अगर कुछ भी करके एनर्जी इधर से उधर से मांग की, बीक मांग के अगर इधर आ भी जाते हैं तो ये जो स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट, ये बहुत ही शॉर्ट लाइव्ड होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइव्ड होती है, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है और उसके बाद या तो प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं रिएक्टेंट्स या फिर वापस आ जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं एनर्जी के ऊपर। तो इसके अबाउट याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और थोड़े से टाइम के बाद भी क्या हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो इट इज़ अनस्टेबल स्पीशीज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 136 हमारे पास है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द रेट रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, तो दैट इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होता है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन आप किस चीज़ के अंदर मेजर करते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम किस में मेजर करते हो, पर सेकंड में। तो अगर आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के उसको देखते हैं यूनिट्स को, तो भी हमारे पास क्या होती हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इन दोनों रेट और इसकी जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स होती हैं वो सेम होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। 137 हमारे पास है कि इफ़ अ रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट then the rate will be if the concentration of the reaction is doubled। आप कहते हैं एक रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। आप क्या करते हो कि उसका जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इस रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या कर दो, डबल कर दो, तो उससे रेट क्या होगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो अगर आप कंसनट्रेशन डबल करोगे तो ऑब्वियसली रेट भी क्या कर जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अगर आपने ये जो 2 MCQ है इनको समझना है तो मेरे रिएक्शन कैनेटिक की वीडियो के ऊपर आप जो रिएक्शन कैनेटिक्स की वीडियोस के ऊपर आप मेरे जो, तो वहाँ पे आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट ये जो चीज़ है ये मैंने एग्जैक्टली वहाँ पे समझाई हुई है। जो एक्रेडिट कॉम्प्लेक्स है ये सारा कुछ वो है जो कि किप्स और फिर स्टार और नियर पियर के MCQs में से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इवन प्रूफ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ अरसे से इन MCQs के ऊपर काम कर। 138 हमारे पास है कि द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास क्या कहता है कि जो एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू हीट, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस P
डेल्टा वी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 139 है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश। अब 1 कैलोरी कितने की इक्वल होती है, दैट इज 4.18 जूल। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140, द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज। अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो थर्मल एनर्जी होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। इस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। एंथैल्पी को आप रिप्रेजेंट करते हो H के साथ, चेंज इन एंथैल्पी आप रिप्रेजेंट करते हो H2 minus H1, डेल्टा H means change in enthalpy। 141 हमारे पास है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड SHE। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मेरी वीडियो आप देखो तो SHE की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसकी ये याद रखें कि 0.00 वोल्ट या इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0 होता है, ठीक है। ये MCQ एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। एनीवेज इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइंड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो होता नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर आप इसको मेयर करते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, 1 मोलर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपने सोल्यूशन लेना है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इसको मेयर करते हो। It is the electrode potential determined under standard condition using standard hydrogen electrode as the other electrode. It is electrode potential of an element की तो है नहीं, it is the potential which is measured when two half cells are connected together। टू हाफ सेल्स की बात नहीं कर रहा, एक तो ये खुद होता है, एक तो SHE होता है, ठीक है। आप इस तरह पोटेंशियल मेजर करते हो, एक साइड पे SHE होता है, दूसरी साइड पे दूसरा कोई भी जो मेटल है उसका रॉड लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करते हो, SHE को यूज़ करके दूसरे का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेजर करते हो, इलेक्ट्रो में आप लोग पढ़ते हो। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 142 हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अगर आपके पास एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ है, F2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, या O2 की फॉर्म में, या Na के फॉर्म में, या फिर पोटाशियम की फॉर्म में, ये सारी फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट वुड बी द जीरो। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आपने केमिकल के अंदर कन्वर्ट करना है या केमिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करो तो कहाँ पे पढ़ते हो, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। थर्मो के अंदर क्या पढ़ते हो, हीट चेंजेस पढ़ते हो, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हो, स्टीरियो के अंदर आप लोग सेकेंड ईयर ऑब्वियसली आपने किया क्योंकि आप MDCAT की तैयारी हो, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फिर लीवर रोटेटरी आइसोमर के अबाउट पढ़ते हो, ठीक है। जो लाइट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक डेक्स्ट्रो होता है जो लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लीवर होता है आइसोमर जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और फिर आप उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हो, एनेंशियोमर्स पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अब बायोकेमिस्ट्री दैट इज़ लिविंग, और फिर बायो मीन्स लिविंग लाइफ, और फिर केमिस्ट्री होती है। 144 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन जो है दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द एंटायर पीरियोडिक टेबल। हिंस यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन फ्लोराइड। 145 हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के अबाउट पहले याद रखें कि फॉर एग्जांपल आपने सोडियम लिया, सोडियम का आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो किस तरह रिमूव किया, ऑब्वियसली आपने इसको क्या कर दी, आपने एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। इसने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, सोडियम जो है ये गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो गया किधर, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये किस तरह हुआ, इसको आपने एनर्जी दी। अब कह रहा है कि डाउन द ग्रुप जब आप आते हो, टॉप टू बॉटम जब आप आते हो, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। डिक्रीज़ की बात कर, अच्छा अब देखो लिथियम का छोटा सा साइज़ होता है, ठीक है, 2 शेल्स होते हैं। फिर लिथियम के बाद सोडियम में 3 शेल्स आ जाते हैं, पोटाशियम में फिर 4 शेल आ जाते हैं, 5, 6, 7, 8 बढ़ते जाते हैं नीचे, ठीक है। लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रेंसियम है। फ्रेंसियम की तो बात नहीं करते क्योंकि ये क्या होता है,
रेडियोएक्टिव होता है। सीजियम तक की बात करते हैं और रुबीडियम अब बीच में आ जाता है। अच्छा एनीवेज यहाँ पे सबसे बड़ा साइज़ किसका है? सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा है ना। तो अगर सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा है तो इसका और वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी? बहुत वीक होंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लिथियम की बात करते हो, लिथियम से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करके तो ज़रा दिखाना ना, क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है, जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। जब एटॉमिक रेडियस जो छोटा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकती इजीली। जब नहीं कर सकते तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। और अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब एक ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास राइट ऑप्शन है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। तो इस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या कर रही होती है? डिक्रीज कर रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कार्बन एटम इन ईथेन आर। अब ईथेन के अंदर जो कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडेशन बताएं। ईथेन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए CH3 ठीक है, दिस इज ईथेन का मॉलिक्यूल। अब ईथेन के मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सिंपल ट्रिक आपको बताई थी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बॉन्ड है। तो आप एक S ले लो, 3 P's ले लो, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसी तरह इस कार्बन की अगर आप बात करते हो, ये कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड। तो ये एक S और 3 P's मिला तो क्या बन जाएगा? दैट वुड बी द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसी तरह ये कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये कार्बन भी क्या है? दैट इज आल्सो sp3। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन sp3 ही है, इस बंदे ने सही किया हुआ है। 147 हमारे पास है द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन जिंक। अब जिंक इज अ मेटल, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होगी? दैट वुड बी मेटालिक। हिंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आपको पता है ना कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है, दूसरा उसी को गेन कर लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हो। और डेटिव बॉन्ड के अंदर क्या होता है? डेटिव बॉन्ड के अंदर ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल इमोनियम मॉलिक्यूल है, इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको प्रोटॉन मिला, इसने अपना पूरा लॉन पेयर ही डोनेट कर दिया। अब लॉन पेयर अगर डोनेट कर दिया तो इसे क्या बन जाएगी? इमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे इमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहे हैं? पूरे लॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं। सो दैट इज द डेटिव बॉन्ड, दैट इज द डेटिव बॉन्ड। और इसको आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हो, दैट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। 148 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अबाउट आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पी इंजेक्शंस पढ़े हुए हैं। पी इंजेक्शन में आप लोग क्या पढ़ते हो? कौन सा मेटल यूज़ करते हो? सिलिकॉन को कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन कि दैट इज़ द सेमीकंडक्टर। हिंस यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 149 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस इन ग्रुप 2 एज वी गो डाउन द ग्रुप। कहता है ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं, तो नीचे जब जाते हैं सॉरी, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि डिक्रीज कर रही होती है? तो डिक्रीज इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा ना आयोनाइजेशन एनर्जी के अबाउट कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती है। शील्डिंग हमारे पास इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे कैल्शियम का साइज़ छोटा सा है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम और फिर आगे एलिमेंट आ जाते हैं। कौन से होते हैं वैसे? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और बाकी मुझे भी भूल गया। खैर जो भी है, प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या है? प्रोटॉन नंबर भी बढ़ रहा होता है क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। फिर कैल्शियम का 20 हो जाता है एंड ऑनवर्ड आप चलते जाएं तो क्या होगा? वैसे एलिमेंट मुझे कैसे भूल गए यार? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। अच्छा इस ये एलिमेंट है। एनीवेज प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिक्रीज कर रही है? दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। 150 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल कैन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज परऑक्साइड। हाँ जी, ये बहुत मजे का MCQ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो आप ले लो ना, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम हमारे पास क्या है? दैट इज द अल्कली मेटल जो कि कौन कौन से ऑक्साइड बना सकता है? नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बना सकता है। और दूसरा कौन सा है? हाँ, परऑक्साइड्स भी बना सकता है। अब परऑक्साइड्स और नॉर्मल ऑक्साइड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो याद रखें कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है, जैसे आपके पास है लिथियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे लिथियम के ऊपर चार्ज कौन सा है? दैट इज़ नेगेटिव।
+1 और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -2 है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास -2, 2 × +1 +2, रिजल्ट हमारे पास 0, सो दैट इज़ द स्टेबल मॉलिक्यूल। तो लिथियम ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -2 है, सो दैट वुड बी द कौन सा ऑक्साइड? नॉर्मल ऑक्साइड। वो आपके पास क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड होगा। इसी तरह अगर आपके पास सोडियम है, इस तरह आप इसको बाइंड कर ले, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज +1 होगा, 2 × +1 +2 हो जाएगा। इस तरह ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -1 होगा, 2 × -1 -2, दैट इज अगेन 0। तो जो हमारे पास पर ऑक्साइड्स होते हैं, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? दैट इज -1। इसी तरह अगर हमारे पास है के, पोटाशियम के अबाउट हम पढ़ते हैं ना। अब पोटाशियम के केस में क्या होता है कि जब पोटाशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है KO2। अब पोटाशियम के ऊपर चार्ज यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है दैट इज -1/2, -1/2 या 0.5 होता है। ठीक है, 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.5 बनेगा, K2 0.5। 0.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? -2 -0.5 होता है। 2 × -0.5 दैट वुड बी -2। और पोटाशियम जो है -1 आएगा, सॉरी कहाँ भी -2 आएगा, -1 आएगा। पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, तो +1 नेगेटिव दैट वुड बी इक्वल टू 0, सो दैट इज़ द सुपर ऑक्साइड, दैट इज़ द सुपर ऑक्साइड। तो अब मैं अगर इसको समराइज़ करना चाहूँ तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, शायद मैंने सही से नहीं समझाया। जो नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा? -2। जो पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा? दैट वुड बी -1। और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स में क्या होगा? दैट वुड बी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -0.5 या फिर -1/2। नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा एलिमेंट दे सकता है? लिथियम। पर ऑक्साइड कौन सा दे सकता है? लिथियम भी सोडियम भी दे सकता है, लिथियम और सोडियम ये दोनों देते हैं। पर ऑक्साइड जो है ये कौन दे सकता है? सोडियम भी दे सकता है। और सुपर ऑक्साइड्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ देंगे पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड देते हैं। सोडियम पर ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड दोनों देता है, लिथियम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स देता है। तो आई होप सो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, इसके ऊपर फिर हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। 151 हमारे पास है द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डोंट शो वेरिएबल वैलेंसी। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता? आपको कॉपर +1 भी नज़र आता है ना, कॉपर +2 भी नज़र आता है, स्कैंडियम भी आपको नज़र आता है, डिफरेंट स्टेट के ऊपर +1 भी बना सकता है, +2 बना सकता है। क्रोमियम जो है इसकी भी काफ़ी स्टेट्स होती हैं, +2 +3 में आपको नज़र आएगा। लेकिन जिंक जो है ये आपको जहाँ पे नज़र आएगा, जिंक क्लोराइड की फॉर्म में नज़र आएगा तो +2 स्टेट होगा। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एक ही वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। वेरिएबल मींस चेंज, मतलब जो डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं, जो डिफरेंट वैलेंसीज शो कर सकते हैं। अब जिंक जो है, जिंक में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 30। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या हो जाएगा? 3p6 के बाद क्या होता है? 4s2 एंड 3d10। तो वैलेंस शेल के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है 4s के। ठीक है, दिस इज द वैलेंस शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप रिमूव कर देते हो तो ये क्या स्टेट शो करता है? जिंक +2 शो करेगा। ठीक है, इट वुड शो जिंक +2 स्टेट। ये सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, इसके बाद आपको, इसके अलावा आपको जिंक +1 वगैरह में कहीं पे नज़र ये नहीं आएगा। 152 हमारे पास है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीजेज अप टू ग्रुप डैश। देखो बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो हमसे पूछ रहे कहाँ तक जो है वो मैक्सिमम होती है। तो याद रखें कि जो ग्रुप 5b है, ग्रुप 5b एंड ग्रुप 6b, यहाँ तक ही क्या कर रही होती हैं? ऐसे इंक्रीज़ कर रही होती हैं, फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ कर देती हैं। आप लोग इसको
जो PTB है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें आप देख सकते हो कि आपको इंक्रीज़ भी आता है नज़र, फिर आप उसको देखेंगे डिक्रीज़ भी आएगा, ठीक है। एक जगह पे आपको टंगस्टन नज़र आएगा, टॉप के ऊपर आ रहा होता है, एंड सो ऑन। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, दैट इज़ ग्रुप 6B। यहाँ तक जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब आप आगे आते हो तो फिर वो डिक्रीज़ कर जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 153 है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इन 2 टाइप्स नेमली। अब जो होमोसाइक्लिक होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, साइक्लिक मींस ऑब्वियसली साइकिल की फॉर्म में, मतलब रिंग की फॉर्म में, तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक आपके पास होते हैं साइक्लो अल्केन, एलिसाइक्लिक, ठीक है, साइक्लो अल्केन्स वगैरह। दूसरा आपके पास क्या है, एरोमेटिक, जिसके अंदर बेंजीन की रिंग मौजूद है, ठीक है, जिनके अंदर बेंजीन की रिंग मौजूद होती है उनको क्या कहते हो, दैट इज़ द एरोमेटिक। ये सिंगल बॉन्ड है बेंजीन, ओहो बेंजीन इस तरह आप बनाते हो ना, या इसके बीच में आप सर्कल बना देते हो। एनीवेज, जैसे आप लोग पढ़ते हो साइक्लो हेक्सेन के अबाउट 6 कार्बन एटम, साइक्लोपेंटेन के अबाउट, साइक्लोप्रोपेन के अबाउट, तो हमारे पास क्या होता है, दीज आर द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक में जहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन के साथ आप यहाँ पे क्या लगा दो, CH3 लगा दो, टोल्वीन लग जाए, टोल्वीन बन जाएगा, इसके साथ यहाँ पे NH2 लगा दो, क्या बन जाएगा, दैट वुड बी पता नहीं क्या बन जाएगा, एनिलीन, हाँ एनिलीन बन जाएगा, एंड सो ऑन। 154 हमारे पास है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। हाँ, अब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन अगर हो रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अमीनो एसिड्स आपको मैंने पढ़ाए हुए, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे एमाइनो ग्रुप होता है जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पे होता है क्या है कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो प्रोटॉन है ये शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अब कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब तीसरा भी आ जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 इसके पास प्रोटॉन हाइड्रोजन आ जाएंगे, प्रोटॉन नहीं हाइड्रोजन आएंगे। अब यहाँ पे होता है क्या है कि देखो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, लेकिन किधर, विद इन अ मॉलिक्यूल, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना, कहीं दूसरे तो नहीं जा रहे। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ द टॉटोमेरिज्म। हेंस ऑप्शन नंबर C हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अब ये MCQ वो है जो कि मैंने हाइड्रोकार्बन के MCQ के अंदर कराए हुए, वहाँ पे डिटेल के साथ आपको बताया था ना, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जहाँ पे चेन लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना पेंटेन के बोर्ड के, N पेंटेन भी होता है, आइसोपेंटेन भी होता है, नियो पेंटेन भी होता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, ईथर्स के अंदर जब पढ़ते हो कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे, जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, टॉटोमेरिज्म आपको बता दिए, ठीक है, ये मेनली अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर होते हैं, और फिर इसी तरह ये जो अमीनो एसिड्स के अंदर होते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका पोजीशन जो है वो डिफरेंट होता है। नंबर 155 हमारे पास कौन सा है, क्या पूछ रहा है कि द अल्केन, इन अल्केन ईच कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन के अबाउट अभी आपको मैंने मीथेन की एग्जांपल दी CH4, ठीक है, आपको ट्रिक भी बताई। इससे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग प्लीज़ मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस देखें, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर सिर्फ आप उसको देख लेना, हाइड्रोकार्बन की, बेंजीन की, एरोमेटिक कंपाउंड की वीडियो देख लेना, आप दुआएं देंगे हमेशा के लिए। एनीवेज, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए, तो आप 4 ऑर्बिटॉल्स लिख दो, sp और 3 पीस, तो ये sp3 बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट वन। अब यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, चलो इतनी वीडियो लेंथ बढ़ रही है तो बढ़ने दें, शायद आपका फ़ायदा ही हो जाए। अब फॉर एग्जांपल ये इथीन का मॉलिक्यूल आपसे कहता है कि इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अब क्या करोगे, आप कहोगे कि यार ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे नज़र आए, या आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आए, इनको आपने यूँ काउंट करा जैसे ये सिंगल बॉन्ड है। डबल को, ट्रिपल को, लॉन पेयर को आपने ऐसे काउंट करना है जो सिंगल बॉन्ड है। अब ये तो एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो डबल को भी सिंगल काउंट कर लो तो कितने बॉन्ड बन गए, वैसे तो 4 हैं, लेकिन डबल को सिंगल काउंट करोगे तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3। इसका मतलब है 1 S और 2 P's मिला दो तो 3 ऑर्बिटॉल बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। वाटर की तरफ आ जाते हैं। वाटर में क्या है, 2 तो इसने अपने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, 2 लॉन पेयर हैं, तो हर एक लॉन पेयर को एक एक बॉन्ड की तरह काउंट कर लो तो 4 हो गए। अगर 4 हो गए तो 1 S और 3 P's मिलाने के बाद आपके पास हो जाएंगे कितने ऑर्बिटॉल्स, 4। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है,
ठीक है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब कार्बन ने एक तो बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल की तरह काउंट कर लो, तो ये एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, दो, तो एक एस और दो पीस मिलाने से क्या हो जाएगा, एस पी हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको ट्रिक यूज़ करके कर सकते हो। 156 हमारे पास है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, इट गिव्स 2 moles of ammonia. How many moles of nitrogen are required for synthesis of 4 moles? अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 2 moles एमोनिया बना रहे हो, 2 moles एमोनिया बना रहे हो, इसमें कितने मोल्स आपको रिक्वायर्ड है, 1 मोल रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास 4 मोल्स आप बनाओगे, 4 मोल्स एमोनिया के बनाओगे, तो इसमें कितने नाइट्रोजन चाहिए होंगे, एक्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, ये x यहाँ पे रह जाएगा, 2 दूसरी साइड पे क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, 2 2 ज़र 4। तो इसका मतलब है कि 2 मोल्स आपको नाइट्रोजन के चाहिए होंगे अगर आपको 4 मोल्स किसके रिक्वायर्ड हैं, एमोनिया की, ठीक है। तो इसके लिए आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी इस तरह लिख सकते हो, 2 मोल्स नाइट्रोजन ले लो, इसके लिए आपको हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 6, क्योंकि हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, इससे आपके पास क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स एमोनिया, 4 मोल्स ऑफ एमोनिया, ठीक है। बैलेंस कर लो, 2 2 ज़र 4, 4 नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद है, 6 2 ज़र 12, 4 3 ज़र 12, तो ये दोनों तरीक़ों से बैलेंस है, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। 157 हमारे पास है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया 4 मोल्स 3 ऑक्सीजन 3 टाइम ऑक्सीजन 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, इससे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ Al2O3 बन गया, जिसको आप कॉमनली क्या कहते हो, एल्यूमिना। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन। यार बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालो, मैस इन ग्राम कितना गिवन है, दैट इज 27 ग्राम। मोलर मैस या एटॉमिक मैस एल्यूमिनियम कितना होगा, 27 ही होता है, 27/27 दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए 1, आप लोग लिखोगे एल्यूमिनियम रेशो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बोल एल्यूमिनियम के 4, कितने ऑक्सीजन के साथ, 3 के साथ, आप लिखोगे 4/3। अब यहाँ पे 27 ग्राम के मोल्स कितने बनते हैं, ऑब्वियसली 1 मोल बनता है। अगर आपके पास ये 1 मोल होगा तो फिर ऑक्सीजन कितना होगा, ये नहीं है, तो फाइंड करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे बन जाएगा 4x दैट इज इक्वल टू 3 × 1 से आपके पास आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा ना, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, 4x हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 3, तो x को इधर ही छोड़ दो, 4 को दूसरी साइड पे आ गए, तो क्या बन जाएगा 3/4। अब ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू एल्यूमिनियम की आ गई, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन क्या अबाउट पूछ रहा है ग्राम के अंदर। तो अब आपने इसी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 32 के साथ, x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32। क्यों, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, लेकिन यहाँ पे O2 है, तो इसका मतलब है कि 16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 32। 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32, 8 3 ज़र ये 8 हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 24। यूनिट कौन सी आएगी, ग्राम, क्योंकि आपने ये आपके पास क्या आ गए मोल्स, मोल्स को आपने किधर कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो सिंपल इसके मॉलिक्यूलर मैस के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24 ग्राम। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। अच्छा, लास्ट जो आपको मैंने MCQ कराया ना, ये हमारे पास है स्टैचियोमेट्री के MCQs, ठीक है। आप मेरी किप्स की एक वीडियो देखें जिसके ऊपर तकरीबन 38,000 व्यूज़ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, तो आप वो देखें, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 158 है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एटम आयन और मॉलिक्यूल दैट आर एटम इन एग्जैक्टली। अब ये कार्बन 12 की बात कर रहा है, ठीक है, जिसको ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। आप कार्बन 12 आइसोटोप को यूज़ करके बाकी जितनी भी एटम हैं उनके मैसेज को आप लोग फाइंड कर रहे होते हो, सो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, जिसको आप क्या कहते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन इसने की हुई है, जो कि आपकी बुक की लाइंस है। 159 हमारे पास है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप n से रिप्रेजेंट करते हो, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट वन है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हो, n के साथ, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m के साथ रिप्रेजेंट करते हो, s पेन, और I जो है, जिस I लिखा हुआ है L होता है एक्चुअली, दैट इज द एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इस शेप के बारे में बता रहा होता है। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके अबाउट बताते हैं, ये हमारे पास बताता है साइज के अबाउट, ठीक है। और स्पिन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अबाउट बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है।
160 हमारे पास है शेप ऑफ द सब शेल इज एक्सप्लेन बाय विच क्वांटम नंबर। अब शेप सब शेल की कौन बता रहा होता है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि एस जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, पी जो है वो डम्बल शेप में होता है, डी जो है वो सोसेज शेप में होता है, SAUSAGE, आप लोग स्पेलिंग सही कर लेना। उसके बाद एफ जो है उसकी ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसकी शेप अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता। सो ये कौन बता रहा होता है? एज़मुथल क्वांटम नंबर बताता है। 161 हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉर डी जनरेट। हाँ, डी जनरेट का मतलब जिसकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। उसके अबाउट कौन बताता है? दैट वाज द हॉर्न्स रूल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से देख सकते हैं कि कार्बन है लेट से। ठीक है, इसकी 6 है, एटॉमिक नंबर तो हो जाएगा 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे जब आप इसको फिलअप करोगे तो कैसे फिलअप करोगे? 2 + 2 4 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे करोगे? अगर आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या करना है? यहाँ पे इसको प्लेस करना है पहले। Anyways, that is option number C. 162 हमारे पास maximum number of electrons which can be placed in one orbital is। अब एक ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हो? अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल के अंदर प्लेस कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हो। 1 प्लेस कर सकते हो लेकिन 2 से ज़्यादा आप प्लेस नहीं कर सकते। 63 हमारे पास एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑब्वियसली एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 25%, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस मौजूद होती हैं। इसलिए मिक्सचर कहते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर डू नॉट सेटल डाउन। अब मॉलिक्यूल जो है एयर के वो सेट नीचे नहीं बैठता, ऑल दो ग्रेविटी जो है इनके ऊपर क्या कर रही होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है, तब भी नीचे नहीं बैठते। उसकी वजह क्या होती है? कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 164 हमारे पास है कोलिजन शोन बाय गैसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब जब गैसेस जब कोलिजन शो करते हैं तो उसमें क्या होता है? गैसेस हमारे पास शो करते हैं इलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज है वो नहीं आता। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी चेंज जो है वो नहीं आता। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 165 है। ठीक है, 165 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, गैस लाज आप लोग पढ़ते हो, द वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूसेस टू ज़ीरो एट। अब अगर आपके पास गैस है, आपने उसका टेम्परेचर कम किया तो उसका वॉल्यूम ज़ीरो पे कब आएगा? जब वहाँ टेम्परेचर कितना पहुँच जाएगा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 166, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दैट एटम वेयर वी हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 167 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। अब इसमें सरफेस टेंशन बतानी है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सरफेस टेंशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये लिक्विड की सरफेस है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन अंदर वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इनको अंदर इनवर्ड अट्रैक्ट कर ले होते हैं। दैट इज़ अ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस फिनोमेना होता है। अब इसकी बात पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो बेंजीन, अल्कोहल, ईथर्स और वाटर में। तो देखो वाटर के अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो अपने मॉलिक्यूल को बाहर जाने नहीं देंगे, इजीली ट्रैप करके रखेंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 168 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें से बताएं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जितना कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। जितने फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक की जो अल्केन्स के मॉलिक्यूल है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास क्या होती है? गैसेज होती हैं। इससे ऑनवर्ड अगर आप लोग जाते हो तो फिर उसका स्टेट जो है वो लिक्विड, फिर इवन ग्रेटर देन 18 में फिर वो सॉलिड में चला जाएगा। तो जितना कार्बन नंबर ज़्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम मौजूद है। 169 आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू। अब आइस के अबाउट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अनॉमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर के अबाउट आप लोग पढ़ते हो।
आप कहते हैं कि आइस जो है वो फ्लोट कर रहा होता है वाटर के सरफेस के ऊपर जब एक्सट्रीम सर्दी होती है। अब एक्सट्रीम सर्दी जब होगी तो फिश लाइफ जो मेरीन लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट होती है, इस वजह से मछलियाँ वगैरह जो है मरती नहीं हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती हैं कि वाटर में जो आइस है, ठीक है, आइस जो है उसमें हेक्सागोनल शेप होता है और हेक्सागोनल शेप में क्या होती है, स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है कि एम्प्टी स्पेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। 170 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा है जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह लिख लेते हैं। फिर हमारे पास है टोलवीन। टोलवीन के केस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया। फिर आपके पास है इथाइल बेंजीन, CH3 होगा, मिथाइल इथाइल, अच्छा, CH2 एंड CH3। फिर आपके पास ज़ाइलीन है। ज़ाइलीन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता है। फिर ऑर्थोपैरा और मेटाज़ाइलीन्स होते हैं। एनीवेज देखिए, यहाँ पे साइड चेन मौजूद है, यहाँ पे भी साइड चेन मौजूद है, यहाँ पे भी साइड चेन मौजूद है, तो इनकी आप ऑक्सीडाइजिंग कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन जो है इसको आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इजीली। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट। और इसकी रीज़न आप ये लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, रेजोनेंस होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरे रिंग के अंदर रेजोनेट कर होते हैं। सो इस वजह से काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इजीली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन में याद रखें कि अल्कीन जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ अल्काइन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है दैट इज़ द अल्केन। सो ऑप्शन नंबर डी इसने टिक किया, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। 172 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड इज। अब हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसका होगा जहाँ पे आपके पास आयन जो है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। सो आयोडीन जो है इसका लार्ज साइज़ है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। सो यही इसका ऑर्डर है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे लीस्ट रिएक्टर हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास 179 है कि अल्काइल हैलाइड आर आल्सो नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ डैश। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, आपने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसकी जगह पे कोई भी हैलोजन एटम लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब ये पहले क्या था, अल्केन, अब ये क्या बन गया, हेलो अल्केन बन गया, क्योंकि इसके अंदर हेलोजन आ गया, हेलो अल्केन बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7th ए, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, फ्लोरीन के अबाउट, क्लोरीन के अबाउट, ब्रोमीन के अबाउट, और फिर आयोडीन एंड में एसिटीन जो कि रेडियोएक्टिव है। और इसको हेलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर द सॉल्ट फॉर्मर। ये क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हो, जैसे सोडियम के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे, हाँ सोडियम मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 174 ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, इसको आपने रिएक्ट कर दिया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इससे क्या बन जाएगा, RMgX, जिसको आप ग्रेगनार्ड रिएजेंट कहते हो। यहाँ पे दूसरा मेटल भी हो सकता है, कैल्शियम भी, और सॉरी लिथियम भी हो सकता है, कैल्शियम पोटाशियम सोडियम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, जो आपके कोर्स में है, जो आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक है, दैट इज़ द मैग्नीशियम। RMgX के अबाउट पढ़ते हो, फिर इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लाजमी करें, ठीक है। हाँ, अल्काइल हैलाइड की मेरी वीडियो देखें तो आपको सारी रिएक्शंस समझ आ जाएंगे। 175 हमारे पास है फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टू अ डैश। अब फिनोल जो है उसकी आप ऑक्सीडेशन इजीली कर सकते हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो इजीली रिएक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 176 है कि बोथ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स कंटेन डैश। अब अल्कोहल में क्या होता है, ROH है, ठीक है, फिनोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, तो बोथ हैव द हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। COOH जो है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है, एल्केन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, CHO जो है कार्बोनाइल के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दो तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, सॉरी C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज द एल्डिहाइड। दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, चेन अल्काइल की ग्रुप हो सकते हैं। 177 हमारे पास है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल अल्कोहल। अब इसको आप लोगों ने अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है, फिर फिनोल, फिर वाटर सबसे लीस्ट जो एसिडिक है, दैट दोज आर द अल्कोहल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। और एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने रिसेंटली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर ही कराई है।
178 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग ले लो, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग क्या ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। आपने एसिटिक ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, यहाँ पे आपने अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है, CH2 CH3, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे OH रिमूव कर दो, यहाँ से H रिमूव कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी अल्कोहल से आप OH रिमूव कर दो या दूसरी साइड से, ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा हुआ है ये वाला फंक्शनल ग्रुप CH3O COR। तो आपके पास क्या होता है, दीज आर द ईस्टर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इसको फिशर रिएक्शन, फिशर स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, दिस इज द फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसका MCQ आता है कि ये यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, वाटर। इसका MCQ आता है कि स्टेरिफिकेशन का ऑपोजिट क्या है, तो स्टेरिफिकेशन का ऑपोजिट ये है कि अगर आप रिएक्शन वापस लेकर जाओगे तो वाटर ऐड करोगे, दैट वुड बी द हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में आप फिर इस ईस्टर को ब्रेक करोगे और आप दोबारा से क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स बना लोगे। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म डैश, ठीक है, एल्डिहाइड ले लो, उसमें आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, मतलब आप हाइड्रोजन जो इसके साथ रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, PT, प्लैटिनियम, निकल या फिर पैलेडियम। तो इससे कहता है आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट अल्कोहल। आपके पास क्या बनेंगे, अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड होगा तब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे, लेकिन अगर कीटोन होगा तब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, ठीक ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 180 है, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। अब आपके पास है 2 मोल्स एसिटल्डिहाइड के, इसको आपने रिएक्ट कर दिया 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इससे आपके पास क्या होगा, फॉर्मेशन होगी 2 प्रोडक्ट्स की, एक आपके पास बन जाएगा सॉल्ट, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक आपके पास बन जाएगा सॉल्ट, दूसरे से आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। इसको क्या कहते हो, दैट इज द कैनन ज़ेरो रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OH और ये H, ठीक है, तो ये आपके पास क्या, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन मौजूद है, दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये कैनन ज़ेरो रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये जो है ये कैनन ज़ेरो रिएक्शन देगा कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। एनीवेज ये इसमें हम क्या करते हैं, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और इसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड का वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो, एक कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल्स के अंदर, दूसरा कन्वर्ट होता है किधर, सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 181 हमारे पास है कि बेस्ड ऑन द फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज डैश। तो थायरोक्सिन के अबाउट याद रखेंगे, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, थायरोक्सिन जो है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर C हमारे पास यहाँ पे करेक्ट वन है। और इसके अबाउट याद रखें कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ जो थायराइड हार्मोन है उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, अदर जो बाकी टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर होते हैं, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास 182 है कि एंजाइम्स इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस दैट डैश। अब एंजाइम जो है दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप कहाँ पे यूज़ करते हो, केमिकल रिएक्शन के अंदर, एंजाइम आप कहाँ पे यूज़ करते हो, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। सो स्टूडेंट दीज वर द MCQs जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। इफ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।